नमस्कार, यूपीपीएस प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो यूनियन बजट 2025-2026 की सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बजट में विकसित भारत का टारगेट सेट करते हुए उसे पाने के लिए 4 इंजन्स की परिकल्पना की गई थी और रिफॉर्म्स यानी कि सुधारों को इन इंजन्स के फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में कंसीडर किया गया है। ये जो 4 इंजन्स थे, ये थे हमारे पास कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। इनमें से कृषि को हम लोगों ने कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि सरकार ने कई सारी योजनाएं और घोषणाएं इस बजट में लेकर आई है। जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता, नेशनल हाई यील्डिंग सीड मिशन, कपास उत्पादकता मिशन और बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना जैसी कई सारी योजनाएं सरकार लेकर आई है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी इंजन्स को कवर करेंगे। अगला यानी कि दूसरा इंजन है वो है हमारा एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जो एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन है उसमें यहाँ पर चेंज किया गया है इस बजट में। हम लोग अभी उसको देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो गारंटी है, लोन से रिलेटेड जो गारंटी है, उसमें भी यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। यहाँ अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है एमएसएमई सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग जो देश में टोटल होती है, उस टोटल मैन्युफैक्चरिंग में 36% का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा एमएसएमई सेक्टर देता है। और ये इस बजट में बताया गया है कि देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है यानी कि लघु मध्यम और जो सूक्ष्म उद्योग है वो रजिस्टर्ड है यानी कि पंजीकृत है। तो हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, देश के विकास में योगदान दे रहा है। और हमारे लिए जो फॉरेन करेंसी है, उस फॉरेन करेंसी को अर्न करने में भी ये एक बड़ा योगदान देता है। क्यों? क्योंकि बजट में ये बताया गया है कि जो एमएसएमई है वो निर्यात में 45% का कंट्रीब्यूशन करता है। यानी कि जो एक्सपोर्ट है हमारे देश का, उसमें 45% जो एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई सेक्टर के द्वारा जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया गया है और इसको एक इंजन के रूप में कंसिडर किया गया है कि इसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने विकास की इस यात्रा को जारी रखेंगे और इसमें डेवलपमेंट करके, इसमें नए नए परिवर्तन करके, नई नई योजनाएं लाके इसका हम पूरा जो यूटिलाइजेशन है वो करेंगे अपने विकास की यात्रा में। तो यहाँ पर पहली चीज तो हम लोगों ने ये देखी है कि एमएसएमई के लिए जो जो क्लासिफिकेशन है उसको चेंज किया गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने भी बात करी कि एमएसएमई को एक इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एमएसएमई की कैपेसिटी बिल्ड करी जाएगी यहाँ पर। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर अपग्रेडेशन है वो किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि कैपिटल यानी कि पूंजी तक इनकी बेहतर पहुंच जो है वो हो सके, आसानी से इनको लोन्स वगैरह मिल सके और इनके आने वाली जो दिक्कतें हैं इन उद्योगों में, उन दिक्कतों को कम किया जा सके। तो उसके लिए कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं, जिनमें एक कदम के बारे में हम लोगों ने भी बात करी है कि इनके लिए जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको चेंज किया गया है। हम जानते हैं कि जो एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 क्राइटेरियाज पर डिपेंड करता है। पहला क्राइटेरिया है कि एमएसएमई का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, और दूसरा ये है कि इसका जो टर्नओवर है वो कितना है। तो यहाँ पर इन लिमिट्स में 2.5 गुना और 2 गुना का जो है वो चेंज किया गया है। हम लोग एक एक करके इनको देख लेते हैं। ये जो इनका क्राइटेरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये बोल सकते हैं कि ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशंस भी हैं। इन पर अलग से सेपरेटली भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस को। तो यहाँ अगर देखें तो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेज होते हैं जिनको हम सूक्ष्म उद्योगों के नाम से जानते हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट रखी गई है वो 2.5 करोड़ रुपए रखी गई है, और जो टर्नओवर की जो लिमिट है वो है 10 करोड़ रुपए। यानी कि अगर किसी एंटरप्राइज में, किसी उद्यम में जो इन्वेस्टमेंट है वो अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए का है और उसका टर्नओवर जो है वो अधिकतम 10 करोड़ रुपए का है, तो वो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म उद्योग की कैटेगरी में आएगा। वहीं अगर उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 करोड़ से ज्यादा है,
और 25 करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 100 करोड़ रुपए तक ही है, तो उसको हम स्मॉल एंटरप्राइज यानी कि लघु उद्यम की कैटेगरी में रखते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें तो मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है, मीडियम एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 125 करोड़ रुपए कर दी गई है और इसका जो टर्नओवर की अपर लिमिट है वो 500 करोड़ रुपए डिसाइड करी गई है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसको एक बार समराइज कर सकते हैं कि अगर किसी उद्यम में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 2.5 करोड़ रुपए तक है और जो उसका टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए तक है, तो वो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म उद्यम की कैटेगरी में आएगा। वहीं अगर उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 25 करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा लेकिन 100 करोड़ रुपए तक है, तो वह स्मॉल यानी कि लघु उद्यम की कैटेगरी में आएगा। और अगर जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो 125 करोड़ रुपए तक है और उसका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ रुपए तक है, तो वो मीडियम यानी कि मध्यम उद्यम की कैटेगरी में आएगा। और अगर इससे ज्यादा है तो फिर वो एमएसएमई की कैटेगरी से निकल जाएगा और फिर लार्ज एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इनका क्लासिफिकेशन जो नया किया गया है वो किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो चेंजेस किए गए हैं इनकी सीमाओं को 2.5 करोड़ और 2 गुना तक बढ़ाया गया है। दूसरी बात मैंने यहाँ पर बताई थी कि यहाँ पर गारंटी कवर के साथ जो लोन अवेलेबिलिटी है उसको भी बढ़ाया गया है, यानी कि अभी एक्स्ट्रा लोन भी ले सकते हैं, गारंटी कवर भी इनका बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर को बढ़ाए जाने की बात हमारे इस बजट में करी गई है। ये कहा जा रहा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए यानी कि जो माइक्रो और स्मॉल जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए इसको बढ़ा दिया गया है। पहले 5 करोड़ था और अब बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें से अगले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ के एडिशनल लोन जो हैं, अतिरिक्त ऋण जो है वो इनको प्रदान किए जाएंगे। जब इनको एडिशनल लोन मिलेगा, अधिक पूंजी की उपलब्धता होगी, तो ये अपनी वर्किंग कैपिटल को और अपनी दूसरी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, दूसरी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनको आसानी से पूरा कर सकेंगे और ज्यादा स्मूथ तरीके से अपने ऑपरेशंस को वहां पर परफॉर्म कर सकेंगे। अगर कोई स्टार्टअप है तो स्टार्टअप के लिए ये जो कवर है इसको 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में जो ऋणों के लिए गारंटी चार्जेस होते थे, गारंटी शुल्क होते थे, उनको घटाकर 1% कर दिया जाएगा, ऐसी बात इस बजट में कही गई है। तो अगर जो स्टार्टअप शुरू हो रहा है वो उन 27 इंपॉर्टेंट एरियाज के से रिलेटेड है जिनको आत्मनिर्भर भारत के लिए इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट माना गया है, तो गारंटी चार्जेस जो हैं, गारंटी शुल्क हैं, वो भी कम कर दिए जाएंगे। कितने कर दिए जाएंगे? 1% कर दिए जाएंगे। वहीं वो एमएसएमईज जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो निर्यात ओरिएंटेड है और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको 20 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात की गई है। सावधि ऋण की बात करी गई है। सावधि ऋण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सावधि ऋण को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म लोन। इनको टर्म लोन दिया जा सकेगा कितने करोड़ रुपए का? 20 करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट बात क्या है? कौन से एमएसएमईज? निर्यातक एमएसएमईज, यानी कि निर्यातक का मतलब क्या है? जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको, जो बेहतर तरीके से चल रहे हैं। अगला है सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज यहाँ पर लाई जाएंगी। सूक्ष्म उद्योग का मतलब वही हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेज जिनकी हम लोग क्लासिफिकेशन अभी देख के आए हैं। यहाँ पर इनके लिए क्या किया जाएगा? वो माइक्रो एंटरप्राइजेज जो उद्यम पोर्टल जो सरकार का है उसमें रजिस्टर्ड है, ऐसे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए स्पेशल जो है वो क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे जिनकी जो लिमिट होगी वो 5 लाख रुपए तक की होगी। यानी कि 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले स्पेशल क्रेडिट कार्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए शुरू किए जाएंगे। तो ये जो है इनका इस्तेमाल भी वो माइक्रो एंटरप्राइजेस अपनी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, अपनी जो पूंजी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ से पैसे को बोरो कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन क्रेडिट कार्ड में से पहले साल ही यानी कि 2025-2026 में ही 10 लाख ऐसे क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि पहले वर्ष कितने जारी किए जाएंगे?
10 लाख जारी किए जाएंगे ऐसे क्रेडिट कार्ड। शर्त क्या है? शर्त ये है कि ऐसे माइक्रो एंटरप्राइज को उद्यम पोर्टल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक। स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ यहाँ पर बात की गई। स्टार्टअप्स के लिए फंड्स ऑफ फंड को शुरू करने की बात करी गई है। कुछ चीजें यहाँ पर हमको ध्यान रखनी जरूरी है कि स्टार्टअप के लिए जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, यानी कि वैकल्पिक निवेश निधियां जो हैं, यानी कि AIF हैं, इनके लिए 91,000 करोड़ रुपए तक की जो प्रतिबद्धताएं हैं, 91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो कमिटमेंट्स हैं, वो हमको मिले हैं कि जो लोग हैं जो वो यहाँ पर 91,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने को तैयार हैं इन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो फंड्स हैं उनमें। इसके अलावा सरकार पहले से यहाँ पर कुछ फंड्स या फंड्स ऑफ फंड को जो है वो चालू करके रखे हुए हैं, और जिसमें सरकार जो है वो 10,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन करती है। तो 10,000 रुपए के गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन से पहले ही कुछ फंड्स ऑफ फंड जो है वो एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं। अब इसको और एक्सपेंड किया जा रहा है, और इस साल ये कहा गया है कि 10,000 करोड़ रुपए का एडिशनल जो कंट्रीब्यूशन है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा, और एक नए फंड्स ऑफ फंड की स्थापना की जाएगी। तो 10,000 करोड़ का तो ये पहले से था, और 10,000 करोड़ रुपए का एक नया यहाँ पर फंड्स ऑफ फंड स्टैब्लिश किया जाएगा। किसके लिए? इन्हीं स्टार्टअप्स के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर हमको तीन बातें ध्यान रखनी है कि 91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कमिटमेंट्स हमको मिले हैं AIF के लिए। सरकार 10,000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड पहले ही चला रही है गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के साथ, और यहाँ पर इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन के साथ एक नए फंड्स ऑफ फंड की स्टैब्लिशमेंट की बात यहाँ पर करी गई है। फिर है वो लोग जो पहली बार कोई एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, कोई उद्यम जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें बेसिकली जो जो प्रेफरेंस दी जा रही है वो महिलाओं को, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि 5 लाख महिला, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो उद्यमी हैं उनके लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। और इस नई योजना में क्या किया जाएगा? इस नई योजना में अगले 5 साल तक उनको 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन जो है वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ का जो टर्म लोन है वो उनको यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। किसको प्रेफरेंस दी जा रही है? महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो इंटरप्रेन्योर्स होंगे नए, उनको ये दिया जा रहा है। 5 लाख महिलाओं और ये, ठीक है। और यहाँ पर अगले 5 सालों तक के दौरान 2 करोड़ तक का जो टर्म लोन है वो उनको दिया जाएगा। और इस योजना में बेसिकली सरकार क्या करेगी? सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम कुछ समय पहले शुरू करी थी, जिसका उद्देश्य यही था कि लोग जो उद्यम हैं, जो इंटरप्रेन्योर इंटरप्राइजेज हैं, उनकी शुरुआत करें, उद्यमों की शुरुआत करें। तो सरकार को इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम में जो भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं, उन एक्सपीरियंसेस को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और क्योंकि इस तरीके से या इससे मिलती जुलती एक स्कीम सरकार पहले चला चुकी है, तो वहां से जो भी उसको चीजें मिली हैं, जो भी बेहतर उसको जानकारियां मिली हैं, उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इसमें एक बेहतर तरीके से टर्म लोन को प्रोवाइड करके उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब क्योंकि ये नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये नए उद्यमी हैं, तो इनको यहाँ पर एक प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा जो ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, जिसमें उनको एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह उनको सिखाई जाएंगी। और ये जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम के द्वारा की जाएगी, जिससे कि वो जो भी चीजें हैं उनको सीख सके और बेहतर तरीके से अपने उद्यम का, अपने एंटरप्रेन्योर का संचालन कर सके। तो उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम, यानी कि ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे, जिसका बेनिफिट वो लोग ले सकते हैं। ठीक। श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय। श्रम सघन क्षेत्र बेसिकली क्या होते हैं? श्रम सघन क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, लेबर इंटेंसिव एरियाज, यानी कि ऐसे उद्यम या ऐसे प्रोडक्शन सिस्टम्स जहां पर जो लेबर है उसका प्रयोग क्या होता है? ज्यादा होता है। हम इनको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक वो एंटरप्राइजेस जहां पर मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है और मैनुअल लेबर का इस्तेमाल क्या होता है? कम होता है। उसको मशीन इंटेंसिव सेक्टर्स या मशीन इंटेंसिव
एरियाज या टेक्निक्स बोलते हैं, और दूसरी है जहां पर मशीनों का इस्तेमाल कम होता है या ना के बराबर होता है, और मैनुअल वर्क जो है वही ज्यादा होता है, लेबर्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेबर इंटेंसिव एरियाज, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स या लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। ठीक, सरकार इनको भी बढ़ावा देगी, और यहाँ पर वो सारे एरिया जो लेबर इंटेंसिव हैं, जहाँ पर लेबरल्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, ऐसे एरियाज में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशिष्ट नीतिगत और सहायक उपाय करेगी। यानी कि लेबर इंटेंसिव एरियाज में एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की जो अपॉर्चुनिटीज उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार कई सारे स्पेशल पॉलिसी जो है मेजर्स लेके आएगी, और जो दूसरे अलाइड मेजर्स हैं वो लेके आएगी, जिनसे कि इन चीजों की अपॉर्चुनिटीज वहां पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में बढ़ सके। फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम सरकार लेके आएगी यहाँ पर एमएसएमईज के लिए। उत्तर प्रदेश और भारत में भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो अपने फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। हम यूपी की ही बात करें तो यूपी में हम तीन को तो यहाँ पर लिस्ट कर ही सकते हैं, जो इंटरनेशनली और नेशनल लेवल में एक लेदर हब के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें हमारा कानपुर है, हमारा मेरठ है, और हमारा आगरा है। ये तीन जगहें इंपॉर्टेंटली ऐसी हैं, हापुड़ भी, ठीक है, जो लेदर ओरिएंटेड जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है। ठीक, तो और ये जो है ये एक्सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो इसको और बेहतर करने के लिए सरकार यहाँ पर क्या करेगी, एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। फोकस प्रोडक्ट स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, और स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, जो फुटवियर और लेदर जो सेक्टर है यहाँ का, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, उसकी क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, और उसको ग्लोबल लेवल पर ज्यादा कंपटीटिव बनाया जाएगा। तो इन तीन ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कौन से तीन ऑब्जेक्टिव्स, फुटवियर और लेदर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी और उसकी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए ये फोकस प्रोडक्ट स्कीम सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। ये जो फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी, ये दो चीजों के लिए इसको ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो ये फुटवियर को कवर कर रही है, दूसरा लेदर इंडस्ट्री को कवर कर रही है। दोनों को अलग अलग इसलिए किया है मैंने, क्योंकि फुटवियर जो है वो लेदर फुटवियर भी हो सकता है, और अदर देन लेदर जो है वो भी फुटवियर हो सकता है। तो यहाँ पर फुटवियर जो है वो लेदर वाले फुटवियर्स भी यहाँ पर इस स्कीम में कवर किए जाएंगे, और वो फुटवियर भी कवर किए जाएंगे जो लेदर के बिना बनते हैं, यानी कि चमड़े, यानी कि लेदर से बनने वाले जूते चप्पल वगैरह को तो कंसिडर किया ही जाएगा। वो जूते और चप्पलें, यानी कि वो फुटवेयर जो लेदर से नहीं बनते हैं, उनको भी इसमें कवर किया जाएगा। तो फुटवेयर पूरा आ गया, वो चाहे लेदर से हो या बिना लेदर वाला हो, और साथ ही साथ जो लेदर इंडस्ट्री है उस लेदर से कुछ भी बन रहा हो, वो चाहे फुटवेयर्स बनते हो, वो चाहे लेदर के अपैरल्स बनते हो, जैसे हम लोग जैकेट्स पहनते हैं चमड़े वगैरह की, वो सारी चीजें लेदर प्रोडक्ट सारे यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। ठीक, और अब क्योंकि इनको ग्लोबली इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इनकी जो क्वालिटी है वो बढ़ानी है, और साथ ही साथ कंपिटिटिवनेस बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए इस स्कीम के तहत क्वालिटी वाले जो फुटवियर्स हैं लेदर या बिना लेदर वाले, उनका प्रोडक्शन हो सके, इसके लिए, है ना, लेदर फुटवियर उत्पादों के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवियर के उत्पादन हेतु तो आवश्यक डिजाइन क्षमता, यानी कि जो डिजाइंड कैपेबिलिटी है, डिजाइन कैपेसिटी है, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है, और जो मशीनें हैं, उनके लिए सहायता भी दी जाएगी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बेहतर डिजाइनिंग कैपेसिटी डेवलप कर सकें, कंपोनेंट्स का बेटर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कर सकें, और साथ ही साथ जो मशीनें हैं बेहतर तरीके की वो उनको अफोर्ड कर सकें, इसलिए उनको सहायता भी दी जाएगी। तभी तो हम ग्लोबल मार्केट में कंपिटिटिव बन पाएंगे। इसके साथ ही अगर देखें तो ये माना जा रहा है कि जब ये स्कीम आ जाएगी तो इस स्कीम से 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार मिलने, और 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने, और 1.1 लाख करोड़ यानी कि 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम होने वाली है, जो बहुत बड़े तादाद में लोगों को रोजगार देने, कारोबार को बढ़ाने
और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम करेगी। अगला हमारे पास एमएसएमई में ही है खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय। हम जानते हैं कि कुछ समय पहले तक हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो खिलौना इंडस्ट्री था उसको चाइना ने पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया था। बेहतर क्वालिटी के, बेहतर टेक्नोलॉजी के, सस्ते दामों पर जो खिलौने हैं उनको पूरी तरीके से भारतीय बाजार में डंप कर दिया गया था और वो पूरा बाजार चाइना ने डोमिनेट कर लिया था। उसके बाद सरकार ने इस क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू किया और अब यहाँ पर इस बजट में एक कार्य योजना लाई जा रही है जिसको राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के नाम से जाना जाएगा। और इस राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के आधार पर भारत को ग्लोबल टॉय हब बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करी जाएगी, यानी कि भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाया जाएगा इस योजना के तहत। तो उसका नाम ध्यान रखना है। इस योजना में क्या होगा, इस योजना में क्लस्टर्स डेवलप किए जाएं। क्लस्टर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज होते हैं, उनको डेवलप किया जाएगा, स्किल्स को डेवलप किया जाएगा और एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप हाई क्वालिटी वाले, अनूठे, नए और क्लाइमेट फ्रेंडली खिलौने बनाए जा सकें। और ये खिलौने क्योंकि इंडिया में बनेंगे, बेहतर तरीके से बनेंगे, नए तरीके के बनेंगे और खास बात यह है कि ये क्लाइमेट फ्रेंडली होंगे, पर्यावरण अनुकूल होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये मेड इन इंडिया जो ब्रांड है या मेक इन इंडिया ब्रांड है उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे उस पर और ग्लोबली इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है इसको। फिर अगला पॉइंट हमारे पास एमएसएमई में ही है, खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरकार सहायता देगी। और यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, फूड मैनेजमेंट है, ठीक इन सब के लिए भी सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं इस बजट में। सरकार का एक विजन है जिसको हम बोलते हैं विजन पूर्वोदय, है ना। तो विजन पूर्वोदय बेसिकली क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। विजन जो पूर्वोदय है इसको आम बजट जो 2024 का था, जो 2024 का बजट था, उस 2024 के बजट में इस विजन को, इस योजना को जो है वो उसकी घोषणा करी गई थी। और ये योजना बेसिकली क्या थी, ये पूर्वोत्तर यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इस योजना का ऐलान किया गया था। और इसमें जो खास तौर से जिन स्टेट्स को शामिल किया गया था वो स्टेट्स कौन कौन से थे, वो स्टेट है हमारा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये स्टेट्स को यहाँ पर लिया गया था, ये स्टेट शामिल हैं। और सरकार की जो प्रायोरिटी थी इस स्कीम के अंतर्गत वो क्या थी कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया है, यानी कि जो वेस्ट इंडिया है और ईस्ट इंडिया है, इसके बीच का जो आर्थिक गैप है, इकोनॉमिक गैप है, उसको दूर करने की। अगर हम वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया को देखें तो हम देखेंगे कि वेस्ट इंडिया में जहां हमारे पास गुजरात, जहां हमारे पास महाराष्ट्र, केरला, खासतौर से अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात को ही देख लें तो जहां हमारे पास महाराष्ट्र और गुजरात जैसे सेंटर्स हैं जो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हैं और देश की इकोनॉमिकली जो ग्रोइंग स्टेट्स हैं उनकी लिस्ट में टॉप पर है ये। वहीं अगर हम ईस्टर्न घाट की, ईस्टर्न ईस्ट की तरफ देखें तो वहां पर हमको एक गैप दिखाई पड़ता है इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में। तो इस पूर्वोदय योजना के अंतर्गत यही टारगेट था कि ये जो गैप है इस गैप को सरकार के द्वारा दूर किया जाए। और अब इसी पूर्वोदय योजना के तहत सरकार जो है बिहार में फूड प्रोसेसिंग के को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना करेगी। हिंदी में अगर देखें तो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान। इंग्लिश में इसका नाम क्या है, इंग्लिश में इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे NIFTEM, निफ्टेम, है ना। N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, F फॉर फूड, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड M फॉर
मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? बिहार में स्थापित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है। बिहार में मखाना बोर्ड भी स्टैब्लिश किया जा रहा है। कृषि वाले इंजन में हम लोगों ने देखा था। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा? ये पूरे ईस्टर्न एरिया में, जो ईस्ट इंडिया वाला पोर्शन है, इसमें फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा ये देगा। तो पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को पुरजोर बढ़ावा मिलेगा। और जब खाद्य प्रसंस्करण से बढ़ावा मिलेगा तो आप एक चीज अज्यूम करिए, एक किसान जो है वो किसान टमाटर उगाकर बेचता है। वो अगर किसान टमाटर उगाकर बेचने की बजाय टमाटर की प्यूरी बनाकर बेचने लगे, या वो टमाटर का केचप बनाकर बेचने लगे, तो कंपेरेटिवली उसकी आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि थोड़ी सी प्रोसेसिंग करने के बाद उसकी जो वैल्यू है उसमें कई गुना वृद्धि हो जाएगी। तो अगर किसानों को इसका बेनिफिट मिले, किसानों को इससे जागरूक किया जाए, ये स्किल्स उनके अंदर डेवलप करी जाए और उनको प्रमोट किया जाए कि वो फूड को प्रोसेस करके बेचना शुरू करें, तो इससे वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मूल्य संवर्धन होगा, यानी कि उनका वैल्यू एडिशन होगा। और इस वैल्यू एडिशन का डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा? किसान को मिलेगा, उसकी आमदनी यहाँ पर बढ़ेगी। तो किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जो युवा हैं उनको इस इंस्टीट्यूट से क्या मिलेगा? उन्हें उनको स्किल्ड किया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग की चीजों में स्किल्ड किया जाएगा उनको। उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप करी जाएगी, जिससे उनको रोजगार के अवसर भी क्या होंगे? प्राप्त होंगे। ठीक, ये पूर्वोदय योजना के अंतर्गत इस इंजन में ये चीजें डाली गई हैं। अगला हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, विनिर्माण मिशन। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत करी जाएगी। ये मैन्युफैक्चरिंग मिशन में क्या किया जाएगा? जो केंद्रीय मंत्रालय है यानी कि जो यूनियन मिनिस्ट्री या सेंट्रल मिनिस्ट्री है और जो राज्य हैं, उनके लिए पॉलिसी सहायता, असिस्टेंस यानी कि नीतिगत सहायता, निष्पादन कार्य योजनाएं यानी कि जो परफॉर्मेंस प्लान्स वगैरह हैं, उनका शासन यानी कि गवर्नेंस और मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को उपलब्ध कराया जाएगा। और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करी जाएगी। यानी कि यहाँ एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की जाएगी। और इसमें शामिल किसको किया जाएगा? इसमें शामिल किया जाएगा स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस को शामिल किया जाएगा। ध्यान रखिए, मैक्रो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सूक्ष्म उद्यमों का यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। यहाँ पर केवल लघु यानी कि स्मॉल, मध्यम यानी कि मीडियम और बड़े यानी कि लार्ज एंटरप्राइजेस को ही इस राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना में शामिल किया जाएगा। इसमें जो सेंट्रल मिनिस्ट्री हैं और स्टेट जो है वो पॉलिसी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, निष्पादन कार्य योजनाएं यहाँ पर देंगी और इनका गवर्नेंस और साथ ही साथ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे आगे किसको बढ़ाया जाएगा? मेक इन इंडिया का जो सिस्टम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक, ये जो मिशन है ये क्या करेगा? देखिए, हमारे यहाँ जो क्लाइमेट एक बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ हम दुनिया भर के जो देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो क्लीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो यहाँ पर इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा कि हमारा जो कमिटमेंट है क्लाइमेट रिजिलियंट जो विकास है यानी कि जलवायु अनुकूल जो विकास है उसको ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ जो क्लीन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। तो ये भी कि जलवायु अनुकूल विकास की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए ये जो मिशन है ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण की भी को भी सहायता जो है प्रदान किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है और किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा इस राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन या नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन में? तो इसका मुख्य उद्देश्य या जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन या घरेलू मूल्यवर्धन में पर्याप्त सुधार करना। ठीक, और यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है सोलर पीवी सेल यानी कि सोलर फोटोवोल्टेइक सेल। सोलर फोटोवोल्टेइक सेल क्या होते हैं? हम लोग देख रहे हैं आजकल लगभग हर चौथे पांचवें घर की छत पर सोलर पैनल लगा हुआ है।
ये जो सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल किससे मिलके बनते हैं? ये सोलर फोटोवोल्टेइक सेल से मिलके बनते हैं, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इन सोलर पीवी सेल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी, मोटर्स और जो कंट्रोलर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइजर्स, विंड टर्बाइन और हाई वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन जो इक्विपमेंट हैं, ग्रिड स्केल बैटरीज जो है, इनका इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें जो वो हैं जो क्लीन एनर्जी को प्रमोट करती हैं। सोलर पीवी सेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, मोटर्स, कंट्रोलर, विंड टर्बाइन, ये क्या है? ये सोलर एनर्जी और क्लीन एनर्जी से संबंधित चीजें हैं। ठीक है, तो इनका यहाँ पर एक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। और ये जो मिशन है, कौन सा मिशन? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ये 5 मेन एरियाज पर फोकस करेगा। 5 मुख्य क्षेत्रों पर ये फोकस करेगा। 5 मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है व्यवसाय करने की सुगमता और लागत, यानी कि ये इसमें ध्यान रखा जाएगा कि जो भी लोग यहाँ पर इसमें लगेंगे, जो इस व्यवसाय में आएंगे, इसके अंतर्गत उनको व्यवसाय करने की सुगमता हो, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी उनको मिले। ठीक, मांग वाली नौकरियों के लिए भावी तैयार कार्यबल, मतलब इसका क्या है कि मान लीजिए कि भारत में सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स को प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रीज भी इससे बढ़ेंगी, तो हमें ऐसे लोग भी तो चाहिए होंगे जो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल बनाने, या सोलर पावर प्लांट को बनाने, या उनकी रिपेयरिंग करने, या उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने, या उनके इंस्टॉलेशन करने की अपने अंदर स्किल रखते हो। तो अब इनकी मांग जब बढ़ेगी तो इनकी मांग को पूरा करने के लिए वर्कफोर्स भी तो हमारे पास होनी चाहिए ना। तो इनकी जब मांग बढ़ेगी, यानी कि ऐसी मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य में हमारे पास स्किल लेबर जो हो वो मौजूद हो, स्किल्ड वर्कफोर्स जो हो वो मौजूद हो, इसको भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ एक जीवंत और गतिशील एमएसएमई जो सेक्टर है वो यहाँ पर बना रहे। जीवंत और गतिशील का मतलब एक्टिव एमएसएमई सेक्टर यहाँ पर बना रहे, ऐसा एमएसएमई सेक्टर बना रहे जिसमें लगातार प्रोग्रेस होती रहे, ये यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी रहे, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता रहे, इन सभी चीजों जहां पर ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन काम करेगा। साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बने वो कैसे हो? वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हों, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी तो उसका मार्केट डेवलप नहीं होगा, मार्केट डेवलप नहीं होगा तो उसके प्रोडक्शन का फायदा क्या है, और ना ही हम उसका इस्तेमाल ठीक से कर पाएंगे। तो ये 5 हमारे पास प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है वो फोकस करेगा। इनका आपको ध्यान रख लेना है। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे इंजन पे। पहला इंजन पिछले वीडियो में ही कवर कर लिया था जिसका नाम था कृषि। दूसरा इंजन जो एमएसएमई वाला है वो हम लोगों ने अभी किया। अब तीसरा इंजन है निवेश। यहाँ पर अगर तीसरे इंजन निवेश की बात करें तो यहाँ पर निवेश जो है वो 3 जगहों पर हो रहा है। एक निवेश हो रहा है इन्वेस्टमेंट इन पीपल, यानी कि लोगों में निवेश। दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में निवेश। और तीसरा हमारे पास होगा नवाचार में निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। तो इन 3 चीजों में निवेश किया जाएगा, या हम ये बोल रहे हैं कि इस तीसरे इंजन में इन 3 जगहों पर 3 चीजों में निवेश की बात करी गई है। ठीक, लोगों में अगर हम निवेश करेंगे तो लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी, लोगों की क्वालिफिकेशंस बढ़ेंगी, लोग हमारे वर्क फोर्स जो एक स्किल्ड लेबर फोर्स है, स्किल्ड वर्क फोर्स है, उसमें बढ़ोतरी होगी, और ये लोग इकोनॉमी के ग्रोथ में, प्रोडक्शन में बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक, तो पहले हम लोग देख लेते हैं लोगों में निवेश। लोगों में निवेश के लिए जरूरी है कि हमारे जो लोग हों वो स्वस्थ हों, हमारे जो लोग हैं वो समझदार हों, लोगों में कुपोषण ना हो। ठीक, तो इसके लिए शुरुआत से ही ध्यान दिया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। यहाँ पर सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं, साथ ही साथ जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और जो
पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इसमें 20 लाख किशोरियों को, लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता जो है वह प्रदान करता है। और इन पोषण संबंधी सहायता के लिए जो लागत मानदंड है उनको समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है, ये हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो कुपोषित ना हो, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, इसको ये इंश्योर करती है। क्योंकि अगर हमारी पीढ़ी जो आने वाली है, जो बच्चे हैं, वो अगर कुपोषित होंगे तो इसका बहुत मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट पड़ता है। ये उनकी ग्रोथ को प्रभावित करता है, ये उनकी समझने की, सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो अगर वो पोषित होंगे, ठीक, वो न्यूट्रिशन होंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा, तो उनका मल्टी डायमेंशनल जो होगा वो डेवलपमेंट होगा, जो आगे चलकर एक स्वस्थ, समझदार एक वर्कफोर्स को जन्म देगी। यहाँ अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट है अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब पहले होती क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो अटल टिंकरिंग लैब, जिसको एटीएल के नाम से भी जाना जाता है, ये एटीएल यानी कि अटल टिंकरिंग लैब जो है, ये भारत सरकार की एक प्रमुख पहल थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि स्कूल लेवल पर इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। इसको नोट करते जाइएगा अगर आपका मन करे तो। स्कूल लेवल पर इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के ऑब्जेक्टिव से अटल टिंकरिंग लैब का जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया गया था। ये इनिशिएटिव जो है वो नीति आयोग ने शुरू किया था अटल इनोवेशन मिशन के तहत। ठीक, तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग के द्वारा ये अटल टिंकरिंग लैब का जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया गया था। अब अटल टिंकरिंग लैब्स बेसिकली होती क्या है? अटल टिंकरिंग लैब्स वो लैब्स हैं या वो प्रयोगशालाएं हैं जो स्कूलों में स्थापित करी जाती हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो स्टेम, स्टेम का मतलब हो क्या हो गया? स्टेम का मतलब हो गया साइंस, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और एम फॉर मैथमेटिक्स। इन विषयों पर आधारित जो कंसेप्ट्स हैं उनको सीख सकें, अपने हाथों से उन पर जो है वो प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके उनको सीख सकें, और इसके बाद अपने इनोवेशंस को, अपने नवाचारों को वास्तविकता में बदल सकें। तो ये हमारे पास अटल इनोवेशन मिशन के तहत शुरू करी गई अटल टिंकरिंग लैब जो योजना है वो थी। ठीक, तो अब अटल टिंकरिंग लैब जो लैब्स हैं, ये अगर देखें तो बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने और वैज्ञानिक सोच यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू करी गई थी। और यहाँ पर इस बजट में ये कहा गया है कि अगले 5 सालों में गवर्नमेंट स्कूल्स में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है वो स्टैब्लिश करी जाएंगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने सरकारी स्कूलों में, सॉरी, कितनी अटल टिंकरिंग लैब जो है वो सरकारी स्कूलों में शुरू की जाएंगी और कितने समय में? 5 सालों में। तो अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स को स्टैब्लिश किया जाएगा। अटल टिंकरिंग लैब क्या होती है, अटल इनोवेशन मिशन वगैरह का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम लोगों ने अभी देखा। स्टेम को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ देखिए, ये लोगों में निवेश कर रहे हैं। बचपन से ही बच्चों को यहाँ पर बेहतर पढ़ाई का माहौल, पोषण वगैरह प्रदान करके एक हेल्दी डेमोग्राफिक डिविडेंड तैयार किया जा रहा है। और इसी में जो सरकारी माध्यमिक स्कूल हैं और जो प्राइमरी स्कूल हैं, ठीक, साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उनको दी जाएगी, उनको इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के द्वारा जोड़ा जाएगा। और ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के तहत उनको जोड़ा जाएगा वो भारत नेट परियोजना के तहत उनको जोड़ा जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी 100%। क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी सरकारी स्कूलों, सरकारी माध्यमिक स्कूलों और पीएससी को ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। जमाना इंटरनेट का है, और यहाँ पर ये जो स्कूल्स हैं, इनके बच्चे जब इंटरनेट से जुड़ जाएंगे तो बेहतर तरीके के उनको जो करिकुलम से रिलेटेड चीजें हैं वो दी जा सकेंगी, बेहतर तरीके से वो पढ़ाई कर सकेंगे, देश दुनिया की चीजों के बारे में उनको जानकारी मिल सकेगी। अगला है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। ठीक, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम क्या है? किसी भी एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च में बताया गया था कि अगर किसी बच्चे को उसकी मातृभाषा में कोई चीज पढ़ाई जाती है
तो उसकी सीखने की जो क्षमता है वो कंपेरेटिवली क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है वो इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में लेकर शुरू करी गई है। और यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो स्कूल्स हैं और जो उच्चतर शिक्षा है उसके लिए, यानी कि जो हायर एजुकेशन, उसके लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान की जाएंगी। और भारतीय भाषाओं में डिजिटली जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड करी जा सकें, इसीलिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्कूल और उच्चतर शिक्षा में भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना इम्प्लीमेंट की जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना। जैसा मैंने बताया, आपने खुद भी इसको जो है वो महसूस किया होगा कि बहुत से लोग जिनको भले ही इंग्लिश क्यों ना आती हो, वो अपनी भाषा में चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और इसीलिए ये स्कीम, इसी ऑब्जेक्टिव से स्कीम को यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ नेशनल स्किल एक्सीलेंस सेंटर्स को भी यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा। तो राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र युवाओं को विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं उनसे सुसज्जित करने के लिए, उनसे इक्विप करने के लिए ग्लोबल स्पेशलाइजेशन और पार्टिसिपेशन के साथ मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के लिए पांच, कितने, पांच, पांच नेशनल स्किल एक्सीलेंस सेंटर को स्थापित किया जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र के स्थापित करने की बात हो रही है, पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों के स्थापित करने की बात हो रही है। इनमें क्या किया जाएगा, जो देश के युवा हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनके पास जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो उनके पास आ जाएं। इसके लिए ये जो चीजें हैं, ये जो राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र उनकी स्थापित की जाएगी। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन फ्रेमवर्क और आवधिक समीक्षा को शामिल भी किया जाएगा। आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमारे देश में 23 आईआईटीज में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी हो गई है। जहां पर विद्यार्थियों की संख्या पहले 65,000 होती थी, 10 वर्षों में बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। 65,000 से बढ़कर 1,35,000 हो गई है। तो ये 100% से थोड़ी सी ज्यादा वृद्धि है। ठीक, 2014 के बाद शुरू करी गई 5 आईआईटीज में अतिरिक्त अवसंरचना यानी कि एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके। आईआईटी पटना में छात्रावास और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र, तो शिक्षा के लिए भी यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का टोटल आउटले जो है वो डिसाइड किया गया है। इस 500 करोड़ रुपए के टोटल आउटले से एजुकेशन यानी कि शिक्षा वगैरह के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक्सीलेंस सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, अभी इसकी बजट में घोषणा नहीं करी गई है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 2023-2024 के बजट की बात अगर करें, पिछले बजट में से, तो यहाँ पर कृषि, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल सिटीज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड 3 एक्सीलेंस सेंटर्स की घोषणा 2023-24 में की गई थी, 2023-24 के बजट में की गई थी। और इस बजट में 2025-26 के बजट में यहाँ पर अगर देखें तो शिक्षा के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। लोगों को इन्वेस्ट करने में उनकी जो सेहत है उसका ध्यान भी रखा जाए, और इसके लिए यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि पिछले जो 10 साल हैं उन पिछले 10 सालों में जो मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा है, उसमें उसने जो स्नातक यानी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें 1,10,000 सीटें बढ़ाई हैं, जो कि 130% की ग्रोथ को दिखा रहा है। तो ये तो पिछले 10 सालों में सरकार ने जो किया उसकी बात है। और सरकार ये कह रही है कि अगले आने वाले 5 सालों में
यानी कि 2025-2026 से लेके अगले जो 5 साल है, इसमें सरकार 75,000 और सीटों को जोड़ने का काम करेगी। ठीक। वही मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 एडिशनल सीटें जो है वो जोड़ी जाएंगी। इसके साथ ही साथ जितने भी जिला अस्पताल हैं, उन सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, जो सीट जोड़ने की बात हो रही है और जो डे केयर सेंटर कैंसर सेंटर है उसकी बात हो रही। डे केयर कैंसर सेंटर का मतलब क्या होता है? बहुत देखिए, भारत को ये कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आने वाले समय में भारत जो है वो दुनिया की कैंसर कैपिटल बनने वाला है। इतने सारे कैंसर केसेस भारत में आ रहे हैं और ये एक भयावह सिचुएशन होने वाली है हमारे देश की। बहुत महंगा इलाज होता है कैंसर का। और कैंसर का इलाज के समय जो कीमोथेरेपी होती है, जो रेडियोथेरेपी होती है और जो नई नई थेरेपी यहाँ पर आती चली जा रही हैं, इनमें लोगों को अस्पतालों में जाके कीमोथेरेपी और जो रेडिएशन थेरेपी है उसको लेने के लिए दिन में भर्ती होना पड़ता है। अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होते थे, बड़ा खर्चा आता था। सरकार अभी कह रही है कि सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे और इनका यूज यही होगा कि जो कीमोथेरेपी है, जो रेडियोथेरेपी है, इन सब चीजों की सुविधा जो है वो सरकारी खर्चे पर लोगों को प्रोवाइड की जा सके, कम से कम दाम में लोगों को कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो मिल सके। और इसके लिए जो टाइमलाइन सेट करी गई है वो करी गई है 3 सालों की। ये कहा गया है कि अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर को एस्टैब्लिश किया जाएगा और शुरुआत इसकी 2025-26 में ही कर ली जाएगी और 2025-26 में 200 ऐसे केंद्र जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण का मतलब हो गया कि जो अर्बन लाइवलीहुड है, जो शहर में रहकर लोग काम वगैरह कर रहे हैं, अपनी आजीविका कमा रहे हैं, उससे संबंधित ये पॉइंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है शहरी कामगारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए, सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए एक स्कीम इंप्लीमेंट करी जाएगी जिससे उनकी आय बढ़ाने, सस्टेनेबल जो उनका लाइवलीहुड है, उनकी जो जीवन है उसका एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सेट करने में उनकी सहायता करी जा सके। और ये कैसे की जा सकेगी? ये इस तरीके से की जा सकेगी कि जब उनको प्रॉपर एक वेज इंश्योर किया जाएगा, उनको रोजगार इंश्योर किया जाएगा, तभी तो वो अपनी आय बढ़ा सकेंगे, तभी तो उनके पास एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड होगी और तभी वो अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बेहतर कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को, उनका जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करने के लिए स्कीम यहाँ पर इम्प्लीमेंट सरकार के द्वारा की जाएगी, ऐसा इस बजट में घोषणा करी गई है। पीएम स्वनिधि योजना की अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है, इस योजना के तहत उच्च ब्याज वाले अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत पहुंचाते हुए 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित किया गया है। मुझे ये बताइएगा कि जो पीएम स्वनिधि योजना है इसका फुल फॉर्म क्या है, मुझे कमेंट में बताइए। पीएम स्वनिधि योजना पर एक बार सवाल भी आ चुका है कि पीएम जो स्वनिधि योजना है वो स्वनिधि योजना किससे संबंधित है। तो मैं इतना बता देता हूं कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित ये योजना है। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे और ये कब शुरू करी गई थी ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको जो अनौपचारिक क्षेत्र से अगर ये ऋण वगैरह लेते थे, लोन वगैरह लेते थे, तो उनसे हाई इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता था। तो अब इनको इस हाई इंटरेस्ट से जो छुटकारा मिल सके, इसके लिए सरकार के द्वारा ये योजना शुरू करी गई थी और सरकार ने डेटा दिया है बजट में कि इससे 68 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको इससे बेनिफिट मिला है, उनकी आजीविका बेहतर हुई है। ठीक। और यहाँ पर अगर कहें तो इस योजना के तहत जो ऋण है उसमें वृद्धि करके 30,000 तक की सीमा वाले यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड जारी करके इसे नया रूप दिया जाएगा। ठीक है। इस योजना के तहत यहाँ पर ये बैंक होगा, ये मिसप्रिंटिंग हो गया है। इस योजना के तहत बैंक है ये। इस योजना के तहत बैंक से जो ऋण उनको मिल रहा था उसमें वृद्धि करके उनको 30,000 तक के लिमिट वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या हो गया कि एक क्रेडिट कार्ड उनके यूपीआई अकाउंट से लिंक्ड होगा, जिसे यूपीआई पेमेंट और यूपीआई पेमेंट रिसीव करना दोनों ही काम वो यहाँ पर कर सकेंगे।
इसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं जिनको हम गिग वर्कर्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये गिग वर्कर्स बेसिकली क्या होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं, वो श्रमिक होते हैं जो परमानेंट नौकरी, एक स्थायी नौकरी की बजाय अस्थायी, शॉर्ट टर्म या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं। इसको लिख लीजिए कि गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो परमानेंट नौकरी की जगह टेम्परेरी यानी कि अस्थायी, शॉर्ट टर्म यानी कि लघुकालिक, और अनुबंध आधारित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं। अगर हम देखें हमारे चारों तरफ जो लोग जोमेटो में डिलीवरी का काम कर रहे हैं, स्विगी में डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ब्लिंकिट, और ऐसे ही जो दुनिया भर की ये जो डिलीवरी सर्विसेज है इनमें जो काम कर रहे हैं, अमेजन की डिलीवरी कर रहे हैं, सब क्या है, ये सब पार्ट टाइम है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये गिग वर्कर्स हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं तो इनको कंपनी की तरफ से कोई भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो सरकार ने इन पर भी ध्यान देना है, वो शुरू किया है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनके सामाजिक कल्याण के लिए, इनके कल्याण के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो लाई जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग वर्कर्स के योगदान को मान्यता देते हुए इनको पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। ई श्रम पोर्टल पर इनके पंजीकरण की व्यवस्था भी करी जाएगी, और साथ ही साथ पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इनको जो स्वास्थ्य देखभाल है वो प्रदान की जाएगी। और इससे ये उम्मीद है कि 1 करोड़ जो गिग वर्कर्स हैं उनको इससे सहायता मिलेगी, उनको अपना जीवन स्तर बेहतर करने में उनको मदद मिलेगी। ठीक, हम लोग फिर देख लेते हैं कि वो वर्कर जो किसी प्रोजेक्ट या वर्क बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और किसी एक एम्प्लॉयर से परमानेंटली जुड़े नहीं होते हैं, उन्हें गिग वर्कर कहा जाता है। आप कैब सर्विसेज को देख लीजिए, कोई भी पर्सन जो कैब चलाता है वो जो उबर है उससे भी एफिलिएटेड है, वो जो ओला है उससे भी एफिलिएटेड है ना। तो एक वर्कर एक एम्प्लॉयर से जरूरी नहीं है कि वो जुड़े हों, एक से ज्यादा वर्कर से भी जुड़े हो सकते हैं। तो ऐसे वर्कर्स क्या है, गिग कामगार या गिग वर्कर कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म हमारे सामने और आ जाता है, गिग इकोनॉमी। इसको भी समझ लेते हैं कि गिग इकोनॉमी क्या होती है। गिग इकोनॉमी का मतलब क्या है, गिग इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें इंडिपेंडेंट और शॉर्ट टर्म कामों के माध्यम से कोई पर्सन अपनी इनकम जो है वो अर्जित करता है। इसमें लोग फिक्स सैलरी की बजाय वर्क बेस्ड जो पेमेंट है वो प्राप्त करते हैं। जैसे जो डिलीवरी पर्सन उनको पर डिलीवरी पेमेंट मिलता है। तो ये क्या है, ये गिग वर्कर हमारे सामने है। तो और इसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं। तो गिग वर्कर क्या होते हैं, गिग इकोनॉमी क्या होती है, ये भी मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा सरकार लोगों में निवेश करेगी, वो तो हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर करेगी। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था में निवेश। अर्थव्यवस्था में निवेश करने का मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पर करने की बात की जा रही है इस बजट में। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हर वो मिनिस्ट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है वो 3 वर्ष पाइपलाइन वाली परियोजना को लाएगी, जिनको पीपीपी मोड में शुरू किया जाएगा। ठीक, 3 वर्ष पाइपलाइन वाली परियोजना को लाएगी जिनको पीपीपी मोड में इंप्लीमेंट किया जाएगा। राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और ये पीपीपी, पीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स को, प्रस्तावों को तैयार करने के लिए एक फंड की सहायता ले सकते हैं। ये जो फंड है इसका नाम क्या है, IIPDF यानी कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। हिंदी में नाम है भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि। इस स्कीम से जो राज्य हैं वो सहायता ले सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इस स्कीम का नाम क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए राज्यों को सहायता भी दी जाएगी, राज्यों को असिस्टेंस भी दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप अगर कोई राज्य कर रहा है तो उसमें जो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो भी पूंजीगत व्यय वो कर रहा है, या अगर कोई सुधार ला रहा है, तो उसको एनकरेज करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को 50 साल के टर्म वाले इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके लिए इस बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए के आउटले का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं
कि जो राज्य हैं अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर उनका होगा उसके लिए इनको 50 साल की पीरियड का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इस इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो आउटले है वो यहाँ पर जो है उसका प्रस्ताव किया गया है इस बजट में। साथ ही साथ परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम 2025-2030, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम होती क्या है। समझिएगा इसको ध्यान से। एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम या परिसंपत्ति या संपत्ति मौद्रीकरण योजना भारत सरकार की एक इम्पॉर्टेंट एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो सरकारी परिसंपत्तियां होती हैं, जो सरकारी एसेट्स होते हैं, जैसे सड़क हो गई, रेलवे हो गई, बिजली हो गई, गैस पाइपलाइन हो गई, या कोई फैक्ट्री हो गई, या सरकार की कोई इंडस्ट्री हो गई, इसको निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इसको प्रॉफिटेबल बनाना है। बस ये ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर उनको बेचा नहीं जाता है, बिना बेचे ही प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाता है और उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर इनको प्रॉफिटेबल बनाने का काम किया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सरकार के पास जो भी पब्लिक एसेट्स हैं उनको वो लॉन्ग टर्म लीज पर प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देती है, हस्तांतरित कर देती है, जिससे कि उनसे जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू यहाँ पर अर्जित किया जा सके। ध्यान रखिएगा, बेचा नहीं जाता है, लॉन्ग टर्म लीज पर दिया जाता है, केवल उसका जो संचालन है और जो उसका मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जाता है। उस एसेट पर जो सरकार है वो सरकार अपना जो मालिकाना हक है वो बरकरार रखती है। जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो उसका ऑपरेशन, उसका मैनेजमेंट संभालती हैं और बदले में सरकार को क्या देती हैं? शुल्क देती हैं। ये जो प्रक्रिया होती है ये पूरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत ये हमारी प्रक्रिया जो है वो होती है। तो यहाँ पर 2025-2030 के लिए परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना जो है वो यहाँ पर लाई गई है। इसके पहले 2021 में पहली जो परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना है वो शुरू करी गई थी और उस एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम में बड़ी सफलता सरकार को मिली थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 2025-2030 के लिए दूसरी एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम को शुरू किया जाएगा। तो इसमें कई सारी बातें ध्यान रखनी है। पहली ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 10 लाख करोड़ का जो अमाउंट है इसको ध्यान रखना है। 10 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया जाएगा एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत। और ये जो स्कीम है इसका पीरियड क्या है? 2025 से 2030 तक इस दूसरी एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगला है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर 2019 से लेकर अभी तक 15 करोड़ से ज्यादा परिवारों को टैप वाटर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। उनके घर में नल से पीने का पानी जो है वो सप्लाई करना शुरू किया गया है और इसमें ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा जो है वो शामिल है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 80% ग्रामीण आबादी को अब नल से जो पीने का पानी है वो सप्लाई किया जाना शुरू कर दिया गया है जल जीवन मिशन के तहत। लेकिन अभी भी देखिए 80% ग्रामीण आबादी ही है, 100% कवरेज हमको अभी नहीं मिला है। तो ये 100% कवरेज मिल जाए कि देश के हर एक घर को नल से पीने का पानी मिले, इसके लिए इस मिशन का पीरियड जो है बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। तो इसको ध्यान रखना है कि जो जल जीवन मिशन है इसको 100% कवरेज हासिल करने के लिए इसकी जो लिमिट है, जो समय है, सीमा, उसको बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। इस मिशन का जो मेन फोकस होगा वो क्या होगा? वह इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसके माध्यम से जो रूरल एरिया है वहां पर जल से पाइप से जो पानी की आपूर्ति है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। उसका प्रचालन और रखरखाव पर होगा, यानी कि ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। यानी कि इसका जो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट होगा वो किसके द्वारा होगा? जन भागीदारी के माध्यम से होगा। ठीक, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अलग से
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा, जिससे कि इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है यानी कि निरंतरता है और जो नागरिक केंद्रित जल सेवा है उसको यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके। ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा वही है कि 2028 तक यहाँ पर इसके टाइम को बढ़ा दिया गया है। अर्बन जो एरियाज के डेवलपमेंट के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो गवर्नेंस है, जो नगर पालिका सेवा यानी कि म्यूनिसिपैलिटी सर्विसेज जो है, अर्बन लैंड और अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड जो अर्बन एरिया रिफॉर्म्स हैं उनको यहाँ पर एनकरेज किया जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड की बात यहाँ पर की जा रही है, शहरी चुनौती निधि की शुरुआत बात यहाँ पर की जा रही है। इसके पहले हमारे पास जो इंटरिम बजट आया था, उस इंटरिम बजट जो कि जुलाई में आया था, उसमें घोषित विकास केंद्रों के रूप में शहरों के सृजनात्मक पुनर्विकास, जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हैं तो सरकार 1 लाख करोड़ की अर्बन चैलेंज फंड यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए की शहरी चुनौती निधि की स्थापना करेगी। कितने रुपए के अर्बन चैलेंज फंड को एस्टैब्लिश किया जाएगा? 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसे ध्यान रखना है। ये जो फंड है ये भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत के 25% तक की धनराशि को फाइनेंस करेगी। ठीक, 25% तक को इस फंड से फाइनेंस किया जाएगा, लेकिन शर्त रखी जाएगी। शर्त ये होगी कि लागत का कम से कम 50% जो है वो 50% बॉन्ड से, बैंक लोन से या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से फाइनेंस किया जाए। तो जो भी भरोसेमंद परियोजनाएं शुरू करी जाएंगी उनको इस फंड से, अर्बन चैलेंज फंड से फाइनेंस किया जाएगा। लिमिट कितनी रहेगी? 25% तक की। और ये 25% लिमिट का भी फाइनेंस केवल तभी किया जाएगा जब उस परियोजना की कम से कम 50% जो फाइनेंसिंग हो वो बॉन्ड वगैरह इशू करके, बैंक से लोन लेके या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा फाइनेंस करी जा रही हो। और इसके लिए 2025-26 का जो ईयर है उसमें 10,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। विद्युत क्षेत्र में सुधार की भी बात यहाँ पर करी गई है। और यहाँ पर अगर देखें तो राज्यों द्वारा बिजली वितरण सुधारों, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे क्या होगा? बिजली कंपनियों की फिनेंशियल जो पोजीशन है, वित्तीय स्थिति है, उनकी जो कैपेसिटी है उसमें सुधार होगा। राज्यों को इन सुधारों पर कार्य करने के लिए जीएसडीपी की 0.5% अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी जाएगी। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वो राज्य जो इस जगह पर, इस चीज पर काम करेंगे, किस चीज पर काम करेंगे? वो राज्य यहाँ पर जो बिजली वितरण सुधारों के लिए काम करेंगे, जो यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन कैपेसिटी को सुधारने या बढ़ाने के काम करेंगे, उनको क्या किया जाएगा? उनको उनका जो स्टेट जीडीपी है, राज्य जो जीडीपी है उनका, उसके 0.5% के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की उनको परमिशन सरकार के द्वारा दी जाएगी। फिर आता है विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। फॉसिल फ्यूल से हम लोग दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कार्बन एमिशन कम होता जाए, ग्रीन हाउस गैस का जो इम्पैक्ट है वो कम होता जाए। और इसीलिए अल्टरनेटिव और जो रिन्यूएबल और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज हैं उधर हम लोग भाग रहे हैं। और इसी के लिए विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की बात इस बजट में करी गई है। यहाँ पर ऊर्जा परिवर्तन संबंध यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड जो प्रयास हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी का विकास जो है वो जरूरी है। एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि ऊर्जा परिवर्तन संबंधी प्रयासों का मतलब क्या है? हम लोग फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है। हम देखें तो हमारे देश के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो किस पर चल रहे हैं? वो या तो नेचुरल गैस पर चल रहे हैं या वो कोयले पर चल रहे हैं। और ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही फॉसिल फ्यूल्स हैं। और हम अब कन्वर्ट होना चाहते हैं किस पर? नॉन फॉसिल फ्यूल्स पर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमको कार्बन एमिशन नेट जीरो अपना करना है, हमको क्लाइमेट बचाने का काम करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम इनसे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स नॉन फॉसिल फ्यूल्स पर, तो ये क्या है? ये एनर्जी ट्रांजिशन है। और ये कहा जा रहा है कि इसके लिए कम से कम 100 गीगावाट एटॉमिक एनर्जी का डेवलपमेंट जो है वो 2047 तक कर लेना बहुत ज्यादा
जरूरी है। और इस टारगेट को हासिल करने के लिए क्या किया जाएगा? इस टारगेट को हासिल करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम है यानी कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट, और साथ ही साथ परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम यानी कि सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जो 2010 में आया था, उसमें यहाँ पर संशोधन किए जाएंगे, उसमें यहाँ पर अमेंडमेंट किए जाएंगे। जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई परमाणुवीय नुकसान होता है, अगर कोई न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफ होता है, तो जो भी ऑपरेटिंग कंपनी है उसको 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पर डैमेज उसको देना पड़ेगा। ठीक। तो ये यहाँ पर है, तो इन सब चीजों में क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा, जिससे हम इस एरिया में जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको हम बढ़ावा दे सके, प्राइवेट पार्टनरशिप का एक्टिव जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो सके। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं यानी कि जो SMR है, इन पर रिसर्च और इनके डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ के आउटले के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। किसके लिए स्थापित किया जाएगा? जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उन पर रिसर्च और उनके डेवलपमेंट के लिए। और इस पर कितना आउटले डिसाइड किया गया है? 20,000 करोड़ रुपए का डिसाइड किया गया है। और ये कहा जा रहा है इस बजट में कि 2033 तक इंडिजीनसली डेवलप यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं वो क्रियाशील हो जाएंगे वर्ष 2033 तक। इसको ध्यान रखना है। अच्छा, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते क्या हैं? तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ऐसे एटॉमिक या ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो छोटे आकार के होते हैं, सुरक्षित होते हैं और मॉड्यूलर होते हैं। इन्हें जो ट्रेडिशनल बड़े परमाणु रिएक्टर हैं उनकी कंपैरिजन में बड़ी जल्दी इनको बनाया जा सकता है। छोटे एरियाज में जो हमारे पास कठिन जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं या वहां पर जहां एनर्जी की बहुत लिमिटेड मांग है, उन इलाकों में आसानी से लगाया जा सकता है। तभी तो इनको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बोलते हैं। पोर्टेबिलिटी होती है यहाँ पर, फैक्ट क्योंकि ये मॉड्यूलर है तो फैक्ट्री में इनके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनको बनाकर साइट में लाकर इनको फिक्स किया जा सकता है, इनको असेंबल किया जा सकता है। अब इनका इस्तेमाल बिजली उत्पादन के साथ साथ जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसके लिए भी किया जा सकता है। हम जानते हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन हमारे यहाँ है, उस ग्रीन हाइड्रोजन का में जो इलेक्ट्रोलिसिस पानी की जाती है, जिससे कि हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये समुद्री जो पानी है उसके शुद्धिकरण वगैरह में भी ये काम हमारे आते हैं। फिर अगला है हमारे पास पोत निर्माण यानी कि शिप बिल्डिंग। और यहाँ पर लागत संबंधी हानियों के समाधान के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नवीकृत किया जाएगा यानी कि शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस जो पॉलिसी है उसको यहाँ पर रिन्यू किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारे पास चक्रीय अर्थव्यवस्था है, चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि साइक्लिक जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत के जो यार्ड हैं उनमें शिप ब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट भी शामिल होंगे। अब ये जो हमारे पास चक्रीय अर्थव्यवस्था जिसको सर्कुलर इकोनॉमी भी बोलते हैं, साइक्लिक तो है ही, सही नाम क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी। ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी हमारे पास वो इकोनॉमी होती है जहां पर वो चीजें जो यूज हो चुकी हैं उनको दोबारा से उनको रिसाइकल कर कर यूज करने के लायक बनाया जाता है, जिससे कि वो चीजें जो बेकार हो चुकी हैं वो दोबारा से यूज होने के लायक बन के दोबारा से इकोनॉमी में आ जाएं। इसको सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। और इसको बढ़ावा देने के लिए जो इंडियन यार्ड्स हैं वहां पर शिप ब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट को भी शामिल किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसंगत कंपनी जो जो है वो एक मास्टर लिस्ट यानी कि HML में जलपोतों को शामिल किया जाएगा। जलपोतों की यानी कि जो शिप्स हैं उनकी रेंज, उनकी जो कैटेगरीज है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स को यहाँ पर असिस्टेंस या सुविधा या फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। एक सामुद्रिक विकास निधि की भी यहाँ पर स्थापना की जाएगी। मराइन डेवलपमेंट फंड की भी यहाँ पर स्थापना की जाएगी।
और ये मैराइन इंडस्ट्री यानी कि जो सामुद्रिक उद्योग है उनके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का काम करेगी। और इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ एक मैराइन डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। तो ये जो समुद्री विकास निधि है, इस समुद्री विकास निधि की स्थापना कितने करोड़ रुपए से की जाएगी? इसकी स्थापना 25,000 करोड़ रुपए के साथ यहाँ पर की जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। 25,000 करोड़ रुपए के इस फंड में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 49% तक का कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा। और बाकी राशि जो होगी, बाकी जो अमाउंट होगा, वो जो पोर्ट्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके द्वारा जुटाई जाएगी। एविएशन सेक्टर की बात करें तो उड़ान, उड़ान का मतलब क्या है? उड़ान का फुल फॉर्म है UDAN, जिसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। U फॉर उड़े, D फॉर देश, A फॉर आम, N फॉर नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक की जो स्कीम है, ये स्कीम के तहत बेसिकली क्या किया जाएगा? पहले हम उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के बारे में ही बात कर लेते हैं। जो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 21 अक्टूबर 2016 को। और इसके तहत जो पहली उड़ान शुरू करी गई थी, पहली बार इसको जो ऑपरेट किया गया था वो किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। और ये जो पहली उड़ान थी ये शिमला और दिल्ली के बीच में थी। तो इसको लॉन्च करने और शुरू करने की तारीखें अलग अलग है। लॉन्च 21 अक्टूबर 2016 और शुरू कब हुई? 27 अप्रैल 2017 को। ठीक, ये स्कीम जो है वो शुरू हुई थी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो देश है उसमें सभी लोग जो केवल सपने देख रहे हैं कि हम कभी हवाई हवाई जहाज में बैठेंगे, जो उनके लिए अनअचीवेबल सपना था, इस अंतर को पाटने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके नेतृत्व में रीजनल या क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक शुरू करी गई थी। और ये विजन ये था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी है वो भी हवाई यात्रा को अफोर्ड कर सके। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि सभी के लिए इस उड़ान को सुलभ बनाया जाए, किफायती बनाया जाए, और जो एविएशन सेक्टर है उसको उसका लोकतंत्रीकरण किया जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाता है। और बहुत बड़ा चेंज ये लेके आई है देश के डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर में। ठीक, तो ये जो योजना है उड़े देश का आम नागरिक या उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम जो है, इसके बारे में यहाँ पर इसमें बात करी गई। और ये कहा गया है कि इसने देश के 1.5 करोड़ मध्यम वर्गीय लोगों को ये जो तीव्र यात्रा है, ये तीव्र हवाई यात्रा है, इसको करने की उनकी जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस थी उनकी, इसको पूरा करने में इनको लायक बनाया। 88 हवाई अड्डों को इसके द्वारा जोड़ा गया है। और 619 जो रूट्स हैं उनको यहाँ पर ऑपरेबल बनाया गया है। और इस सफलता से प्रेरित होकर एक रिवाइज्ड उड़ान स्कीम शुरू करने की बात इस बजट में करी गई है, जिससे अगले 10 सालों में 120 नए जो डेस्टिनेशंस हैं, 120 जो नए गंतव्य हैं, उनकी रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और 4 करोड़ यात्री को ऐसी परिवहन, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जा सके। तो ध्यान रखना है कितने नए गंतव्य? 120, कितने समय में? 10 सालों में। ये जो योजना है इसमें बेसिकली क्या है? जो हिली एरियाज हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिले हैं, वहां पर हेलीपैड्स को बनाया जाना और छोटे हवाई अड्डों को डेवलप किए जाने को भी सहायता इस योजना के तहत दी जाएगी। ये ध्यान रखना है हम लोगों को। इसी के तहत बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट की बात भी हो रही है। ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? करंट वाले वीडियोज में कई बार इन चीजों की बात हम लोगों ने की है, आज थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट समझना चाहिए। तो जो प्रोजेक्ट हैं वो कई सारे प्रकार के होते हैं। तो अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, एक होता है हमारे पास ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, एक होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू फील्ड प्रोजेक्ट, एक होता है हमारा येलो फील्ड प्रोजेक्ट, और ऐसे ही हमारा होता है एक वाइट फील्ड प्रोजेक्ट। इनको हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इनको समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए।
एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट और आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जो किसी पूरी तरीके से खाली नई जमीन पर जब किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है तो उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। ये वो जमीन होती है जहां पर पहले से कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी यूज नहीं हो रहा होता है, इसलिए वहां पर कंस्ट्रक्शन की पूरी स्वतंत्रता होती है, पूरी लिबर्टी होती है कि कैसे, क्या और किस तरीके से बनाया जाए। हालांकि अगर देखें तो इसमें भूमि का अधिग्रहण यानी कि लैंड का एक्विजिशन, पर्यावरणीय मंजूरी और पूंजी निवेश यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे जो इसके जो जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें ज्यादा समय और ज्यादा लागत लगती है, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से किया जा रहा है। जैसे अगर देखें तो हमारे देश में नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में, वो ग्रीन फील्ड है। कोई नई मेट्रो लाइन शुरू की जा रही है या किसी इंडस्ट्रियल पार्क का शुरुआत करी जा रही है, तो ये सब जो है स्क्रैच से अगर शुरू किए जा रहे हैं तो ये क्या होंगे? ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होंगे। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है? पहले से मौजूद किसी स्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया जा रहा होता है, उसकी मरम्मत की जा रही है अगर, या उसका एक्सपेंशन किया जा रहा है, तो इसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। यानी कि उस स्थान पर, उस जगह पर पहले से कुछ ना कुछ बना हुआ होता है जिसे अब दोबारा से यूज में लाया जा रहा है। अब इसमें जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में लागत कम हो सकती है, ये कम समय में पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लैंड एक्विजिशन वाला जो झंझट है वो नहीं होता है। एक ढांचा पहले से बना हुआ है तो उतनी लागत हमारे पास कम आ जाती है। लेकिन यहाँ पर डिजाइन और जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो लिबर्टी है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। जैसे किसी पुराने कारखाने को दोबारा से यूज के लायक लाना, किसी पुराने रेलवे स्टेशन का रिन्यूअल करना, या किसी बंद जो इंडस्ट्रियल प्लांट है उसको दोबारा से चालू करना, ये सब ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ब्लू फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ब्लू फील्ड प्रोजेक्ट जो है वो एक तरीके से ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड का मिक्सचर होता है। इसमें एक पुरानी प्रोजेक्ट को इतनी इतनी डीपली, इतनी गहराई से चेंज किया जाता है कि वो लगभग नई जैसी हो जाती है। यानी कि ढांचा या स्ट्रक्चर वहां पर पहले से मौजूद है, लेकिन उसे लगभग पूरी तरीके से बदलकर नए सिरे से आधुनिक ढंग से बनाया जाता है। जैसे कोई मकान है और आप उस मकान को पूरी तरीके से गिरा दें, और उस पूरी तरीके से गिराने के बाद नए तरीके से मकान अगर बनाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारे पास हो जाएगा ब्लू फील्ड प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से अगर देखें एग्जाम्पल ले, तो अगर कोई पुराना अस्पताल है या कोई पुराना स्कूल है या कोई पुराना घर है, उसको पूरी तरीके से गिराकर नए तरीके से अत्याधुनिक भवन या सर्विसेज वहां पर अगर शुरू की जा रही तो ये हमारे पास ब्लू फील्ड प्रोजेक्ट होगा। येलो फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? येलो फील्ड प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा नहीं, मतलब एक मीडियोकल तरीके का, मीडियम लेवल का सुधार कर दिया जाता है। ये ना तो पूरी तरीके से नया होता है जैसे ग्रीन फील्ड है, और ना ही केवल मरम्मत की जा रही जैसे कि ब्राउन फील्ड में होता है। इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज से कुछ पार्शियल चेंजेस कर दिए जाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड कर दिया गया, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए गए। जैसे अगर कोई मौजूदा स्कूल है उसमें स्मार्ट क्लासेज या डिजिटल लाइब्रेरी को जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया? ये येलो फील्ड प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आता है। फिर आता है व्हाइट फील्ड प्रोजेक्ट। व्हाइट फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? व्हाइट फील्ड प्रोजेक्ट आमतौर पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्टीट्यूशनल या पॉलिसी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है। ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनता, बल्कि कोई नया सिस्टम, कोई नया नियम या नई कोई पॉलिसी लागू करी जाती है। जैसे किसी नई रेगुलेटरी बॉडी का गठन कर दिया जाए, नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ई गवर्नेंस सिस्टम की शुरुआत कर दी जाए। यानी कि ये जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते हैं, बल्कि सिस्टमैटिक चेंजेस होते हैं, ये प्रणालीगत परिवर्तन होते हैं। इनमें कोई स्ट्रक्चरल फिजिकल चेंज देखने को नहीं मिलता। ऐसे ही हमारे पास है ब्लैक फील्ड प्रोजेक्ट। ब्लैक फील्ड प्रोजेक्ट बेसिकली उन स्कीम्स या उन प्रमाइसेस से जुड़ी होती हैं जो असफल हो गए हैं, जो बंद हो गए हैं, जो अबेंडेंड यानी कि परित्यक्त हो चुके हैं। ऐसे प्रोजेक्ट को दोबारा से एक्टिव करना, ऐसे प्रोजेक्ट को दोबारा से यूजफुल बनाना, दोबारा से प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है। ये जो प्रोसेस है कठिन होता है और बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट क्या हो चुका है? फेल हो चुका है। ठीक। ऐसे प्रोजेक्ट में अक्सर फिनेंशियल लॉसेस,
पॉल्यूशन और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स मौजूद होती हैं, जैसे पुराना एक जहाज बनाने का कोई यार्ड है उसको दोबारा से चालू करना। तो ये हमारे पास अलग अलग प्रकार के जो प्रोजेक्ट थे वो थे। तो मुझे लगता है कि आपको ये अलग अलग प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बात की जो शुरुआत हुई थी वो बिहार से हुई थी, और ये हम लोगों ने देखा था कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है उनकी फैसिलिटीज यहाँ पर लाई जाएगी, जिससे राज्य की जो आने वाले समय की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में जो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उनके अलावा होंगे। तो पटना एयरपोर्ट में जो काम चल रहा है, जो उसका विस्तार किया जा रहा है, और बिहटा में जो एयरपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। आप इसको समझ गए होंगे कि कैपेसिटी का एक्सपेंशन किया जा रहा है तो ब्राउनफील्ड की कैटेगरी में आता है। ठीक। इनके अलावा जो है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो बिहार में यहाँ पर शुरू किए जाएंगे, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, बिहार में इनकी सुविधा जो है वो शुरू की जाएगी। अगला हमारा है कि मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी जो नहर है उस परियोजना को यहाँ पर शुरू किया जाएगा। कोसी नदी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, और कोसी नदी जो मशहूर है बिहार के शोक के नाम से। तो यहाँ पर मिथिलांचल में अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करी जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को जो होगा वो लाभ होगा। ठीक। ये ERM सर्विस जो परियोजना है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। खनन क्षेत्र में सुधार की बात यहाँ पर की जा रही है, माइनिंग सेक्टर में सुधार की बात की जा रही है। इसके लिए स्टेट माइनिंग इंडेक्सेस की स्थापना की जाएगी, और इसका इस्तेमाल करते हुए माइनर मिनरल सहित माइनिंग सेक्टर में बहुत सारे जो सुधार करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन वेस्ट प्रोडक्ट से भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए एक पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाएगी। फिर हमारे पास स्वामी निधि आ जाती है। स्वामी निधि की बात अगर करें तो स्वामी निधि जो 2 है वो यहाँ पर आ रही है, और इसके तहत किफायती यानी कि अफोर्डेबल मध्यम आय आवास के लिए एक स्पेशल विंडो जो स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है, और इसके तहत विशिष्ट यानी कि स्पेशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 50,000 हाउसिंग यूनिट्स के निर्माण का काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। और दूसरी एडिशनल 40,000 जो इकाइयां हैं, 40,000 यूनिट्स हैं, उनका जो निर्माण है ये कहा जा रहा है कि वो 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो 50,000 का हो गया है और बाकी 40,000 का 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। इसके में सरकार, बैंकों और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के अंशदान के साथ एक मिक्स्ड फिनेंशियल फैसिलिटी के रूप में स्वामी फंड 2 जो है वो शुरू किया जाएगा सरकार के द्वारा, और 15,000 करोड़ रुपए का ये फंड होगा। और इस 15,000 करोड़ रुपए के इस फंड से 1 लाख और यूनिट्स को जल्दी पूरा करने का टारगेट रखा गया है। निजी क्षेत्र के लिए गति शक्ति डेटा यहाँ पर लाया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने और प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करने में प्राइवेट सेक्टर की सहायता के लिए PM गति शक्ति पोर्टल से संगत डेटा और मानचित्र प्राप्त करने की सुविधा प्राइवेट सेक्टर को प्रदान की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इंड्यूस्ड जो टूरिज्म है उसके लिए पर्यटन की नीति आएगी। तो देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से, कितने 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड के मीडियम से डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए जमीन की जो व्यवस्था है वो राज्यों के द्वारा की जाएगी। और यहाँ पर अगर देखें तो जो उपाय किए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे। यहाँ पर उपाय है कि जो आतिथ्य प्रबंधन संस्थान है यानी कि जो होटल मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके सहित हमारे युवाओं के लिए एक इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन पर्यटन स्थलों पर अपने घर को होम स्टे में डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए मुद्रा ऋण प्रदान किया जाएगा। पर्यटन स्थलों में ईज ऑफ ट्रेवलिंग और जो कम्युनिकेशन उसमें सुधार किया जाएगा। पर्यटकों के लिए जो सुख सुविधाएं हैं, स्वच्छता है, मार्केटिंग रिलेटेड जो प्रयास हैं, उसके साथ साथ
एक इफेक्टिव पर्यटन स्थल प्रबंधन के लिए राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीजा शुल्क छूट के साथ ई वीजा की सुविधाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिससे कि जो विदेशी लोग हैं वो भी आके हमारे देश के पर्यटक स्थलों में घूम सकें। साथ ही साथ आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर जोर देने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो मेडिकल टूरिज्म है ये एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है भारत के टूरिज्म में, और बहुत सारे देशों से बहुत सारे लोग हर साल मेडिकल टूरिज्म के लिए अपना इलाज करवाने के लिए भारत में आते हैं। तो यहाँ पर इस मेडिकल टूरिज्म में जो कैपेसिटी डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और उनको आसानी से मेडिकल वीजा मिल जाए, इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बेहतर किया जाएगा। और निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत में मेडिकल टूरिज्म और जो हेल्थ बेनिफिट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट पे हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर अनुसंधान, विकास और नवाचार की रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो निजी क्षेत्रों के द्वारा संचालित रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। डीप टेक फंड्स ऑफ फंड को यहाँ पर बनाया जाएगा, जिससे नेक्स्ट जनरेशन के स्टार्टअप्स को प्रेरित किया जाएगा। पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति, ठीक, पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति यानी कि पीएम रिसर्च फेलोशिप जो स्कीम है, अध्येता वृत्ति होती है फेलोशिप, इसके तहत अगले 5 सालों में बढ़ी हुई फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ आईआईटी और आईआईएससी में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए 10,000 जो फेलोशिप हैं वो प्रदान करी जाएंगी। फसल जर्म प्लाज्मा के लिए जीन बैंक एस्टैब्लिश किया जाएगा, और भविष्य में फूड और जो न्यूट्रिशन सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसके लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। और ये जो है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को आनुवांशिक अनुसंधान के लिए यानी कि जेनेटिक रिसर्च के लिए सहायता प्रदान करेगा। तो ये दूसरा जीन बैंक है। पहले जीन बैंक की अगर बात करें तो भारत का जो पहला जीन बैंक है वो 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी कि ICAR, NBPGR के द्वारा नई दिल्ली में जो है वो स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन यानी कि नेशनल जियो स्पेशियल मिशन जो है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें मूलभूत भू स्थानिक संरचना, अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा को डेवलप करने के लिए नेशनल जियो स्पेशियल यानी कि राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें पीएम गति शक्ति का उपयोग किया जाएगा, और इसको करते हुए जो मिशन जो है लैंड रिकॉर्ड यानी कि भू अभिलेख, अर्बन जो स्कीम्स है, अर्बन जो प्लानिंग है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके डिजाइन के मॉडर्नाइजेशन में सहायता प्रदान करेंगे। वहीं ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन की बात करें तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो म्यूजियम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, प्राइवेट जो कलेक्टर्स हैं, उनके साथ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि जो पांडुलिपियां हैं उनके सर्वेक्षण, उनके डॉक्यूमेंटाइजेशन यानी कि दस्तावेजीकरण और उनके कंजर्वेशन के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा जो पांडुलिपियां हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको शामिल किया जाएगा। और इसके लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह जो है वो स्थापित किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग चौथे और अंतिम इंजन पे जो कि है निर्यात। इसमें हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो है निर्यात संवर्धन मिशन यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यहाँ पर लाया जाएगा। और ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है इसमें क्षेत्रीय यानी कि रीजनल और मिनिस्टीरियल टारगेट सेट किए जाएंगे, और इनके साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन को शुरू किया जाएगा, जिसे जो वाणिज्य मंत्रालय है, MSME मंत्रालय है और जो वित्त मंत्रालय है, इनके द्वारा ज्वाइंटली इसको चलाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इससे, और इससे फायदा क्या होगा, इससे जो एक्सपोर्ट ऋण है, एक्सपोर्ट लोन है, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग है, निर्यात ऋण तक लोगों की आसान पहुंच हो जाएगी। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको अपने एक्सपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए प्रॉपर तरीके से लोन वगैरह मिल पाएगा। क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग की सहायता की सुविधा प्राप्त होगी। MSME को विदेशी बाजारों में नॉन टैरिफ की समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी। फिर अगला है भारत ट्रेड नेट।
भारत ट्रेड नेट में व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में इंटरनेशनल व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट यानी कि BTN नाम का एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया जाएगा। ये जो होगा ये एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग करेगा और BTN को इंटरनेशनल जो पद्धतियां हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनके साथ इसको इंटीग्रेट भी किया जाएगा, उनसे सुसंगत इसको बनाया जाएगा। ये हमको क्या करेगा, ये हमको इंटरनेशनल ट्रेड में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा, एक्सपोर्ट वगैरह में हमको हेल्प प्रोवाइड करेगा। फिर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण के लिए सहायता दी जाएगी, यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेशन के लिए असिस्टेंस यहाँ पर दी जाएगी। इसकी बात इस बजट में कही गई है। और यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज या जो भी इंटरप्रेन्योर ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ हमारी अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था को उसके साथ जोड़ने के लिए जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पर सहायता दी जाएगी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता के विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स के आधार पर क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। चुनिंदा उत्पादों और जो सप्लाई चेन्स है उनके लिए सीनियर ऑफिसर्स, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स की भागीदारी के साथ फैसिलिटेटिव जो ग्रुप्स हैं, सुविधा समूह जो हैं, वो यहाँ पर गठित किए जाएंगे और इनके माध्यम से इंडस्ट्री 4.0 में बहुत से अवसर मौजूद हैं जिनके लिए उच्च कैश कौशल और प्रतिभा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति यहाँ पर की जाएगी। इंडस्ट्री 4.0 क्या है? इंडस्ट्री 4.0 या चौथी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक नया इंडस्ट्रियल सिस्टम है जिसमें ऑटोमेशन, डेटा एक्सचेंज और स्मार्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना, ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, ज़्यादा तेज बनाना और उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। इसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। साइबर फिजिकल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा, इसमें फिजिकल मशीनें और डिजिटल सिस्टम जो है वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग और स्मार्ट फैक्ट्रीज का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। स्मार्ट फैक्ट्रीज क्या होती हैं? स्मार्ट फैक्ट्रीज ऐसी फैक्ट्रीज या ऐसे कारखाने होते हैं जहाँ पर मशीनें अपने आप काम करती हैं, जिससे प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, जिससे प्रोडक्शन भी तेज होता है। तो यहाँ पर इसके लिए प्रतिभा की जो कमी है उसको दूर किया जाएगा और युवाओं के लाभ के लिए इस अवसर का लाभ उठाने हेतु सरकार जो है वो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को भी असिस्टेंस जो है वो यहाँ पर प्रदान करेगी। अगला है हमारा GCC के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क या नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC। GCC का मतलब होता है ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर या इसी को बोलते हैं ग्लोबल इन हाउस सेंटर। अब ये GCC बेसिकली क्या होते हैं? GCC ऐसे एस्टैब्लिशमेंट होते हैं जो किसी भी एंटरप्राइज को ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में सहायता करते हैं, जिससे कि वो अपना जो ऑपरेशन है, अपना जो काम है उसको अपग्रेड कर सके। तो ऐसे इसको GCC बोला जाता है और इनके लिए यहाँ पर ये नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। सबसे पहले 1985 में ग्लोबल इन हाउस सेंटर या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना बेंगलुरु में करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब उभरते हुए टीयर 2 शहरों में इन GCCs को बढ़ावा देने में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक जो नेशनल फ्रेमवर्क है वो तैयार किया जाएगा। फिर हमारे पास अगला है एयर कार्गो के लिए भंडार गृह की सुविधा। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो हाई प्राइस के, हाई वैल्यू के जो पेरिशेबल जो बागवानी उत्पाद हैं, इनके सहित एयर कार्गो में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इनकी स्टोरेज कैपेबिलिटीज हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर ये जो सुविधा है वो शुरू करी जाएगी। क्योंकि कई बार हमारे पास हम ट्रांसपोर्टेशन में ऐसी चीजें भेजते हैं जो खराब हो सकती हैं। ये कोई बागवानी उत्पाद हो सकता है, कोई दवा हो सकती है जिसको प्रॉपर एक एक प्रॉपर जो तापमान में ही रखना है, एक प्रॉपर सिचुएशन में ही रखना है।
तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज कैपेबिलिटीज के अपग्रेडेशन के लिए सुविधा प्रदान करी जाएगी। इसकी घोषणा बजट में करी गई है। साथ ही साथ कार्गो की जो जांच है और जो सीमा शुल्क प्रोटोकॉल है उसको और ज्यादा सुव्यवस्थित और यूजर फ्रेंडली यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये हमारे जो है वो चारों इंजन इस बजट के कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा सा पोर्शन बचा है, इसमें हम लोग रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे जिनको इन इंजन का ईंधन कहा गया है, और कुछ और चीजें हैं जो टैक्सेस से रिलेटेड है, और बाकी अलाइड जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों की बची हुई हैं, जिसको हम लोग अगले एक और वीडियो में जाके कवर कर देंगे। और इस तरीके से ये हमारा जो यूनियन बजट 2025-26 का ये खत्म हो जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि इसमें जो भी चीजें आती जाती हैं वो सारी आपको मैं समझा सकूं, जिससे कि आपको रटने के अलावा समझने की जो इंपॉर्टेंस है वो महसूस हो। जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। प्लस आपका जो एक एक जागरूकता है वो भी बढ़े, इन चीजों के प्रति आप जागरूक हो, क्योंकि जब हम सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करते हैं तब तो केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना होता है। हम जब उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उन चीजों को बेहतर तरीके से जान पाएंगे, तभी हम एग्जाम को प्रॉपर तरीके से, एग्जाम के क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और अपने पास होने, सेलेक्ट होने और सफल होने की संभावना को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो इसको हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।